आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। क्योंकि हम हिस्ट्री ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पहले चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर यानी वो नगर जो शुरुआत में बनाए गए। नगर हम जानते हैं उन्हें कहते हैं जहाँ इंसानों की आबादी रहती है, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। जहाँ हम रहते हैं उसे हम नगर कहते हैं। सिमिलरली जो नगर हैं वो एकदम से स्टार्ट नहीं हुए होंगे, कभी स्टार्ट हुए होंगे। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है हड़प्पा की कहानी। तो डायरेक्ट जो है हमारा चैप्टर आ जाता है टू द पॉइंट। सीधा ये एक नाम बता रहा है आपको, हड़प्पा। अब ये हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक्चुअल में एक शहर का नाम है, या कह सकते हैं एक जगह का नाम है जो कि पड़ती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब। इंडिया में भी एक पंजाब है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो इस पंजाब शहर में ही हड़प्पा लोकेटेड है। तो हड़प्पा की कहानी यहाँ बताई गई है। तो इन शॉर्ट अगर हम बताएं इसके बारे में बहुत डिटेल में ना जाते हुए, तो लगभग 150 साल पहले पंजाब जो हमने ये क्षेत्र बताया आपको पाकिस्तान का, यहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। रेलवे लाइन डाली जा रही थी क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज़ ही हमारे इंडिया में रेलवे लाइन का काम स्टार्ट करा था उन्होंने, वही रेल को इंडिया में लेकर आए थे। तो 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहाँ पर जो इंजीनियर यानी कि काम करने वाले जो लोग थे, जो उसकी देखभाल कर रहे थे काम की, वो इंजीनियर ईंटें लगा रहे थे। तो जहाँ पे लाइनें बिछ रही थीं वहाँ पर कुछ खंडहर थे और उस खंडहर में से ये इंजीनियर ईंटें उठाकर लाते थे। खंडहर से ईंटें उठाकर लाते थे और यहाँ लगा दिया करते थे रेलवे लाइन में। और ऐसे करते करते बहुत सारा जो ओल्ड जो बिल्डिंग्स थीं वो ख़त्म हो गई क्योंकि उन्हें इंजीनियर्स ने वहाँ से खोखला कर दिया, ईंटें निकाल दी। इसके बाद यहाँ पर होता ये है, तो उसके बाद होता ये है कि लगभग आज से 100 साल पहले 1921 के आसपास, एग्जैक्ट डेट यहाँ बुक में नहीं बताई गई है पर ये 1921 था। यहाँ पर कुछ पुरातत्वविदों के ज़रिए तो पुरातत्वविदों की खोज करने के बाद यहाँ पर ये शहर निकलकर बाहर आता है और पता लगता है कि यहाँ पर एक पूरी जो है सिविलाइजेशन, ये काफ़ी एक भारी भरकम सा वर्ड है सिविलाइजेशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी, यानी एक ऐसा इंसानी समाज यहाँ रहा करता था जिनका अपना एक लाइफस्टाइल था। एक ऐसा समाज यहाँ रहा करता था जिनका अपना एक लाइफ स्टाइल यानी कि संस्कृति थी उनकी अपनी। तो ये हमें पुरातत्वविदों की खोज के बाद पता लगा और हमें ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन आज से लगभग इतने साल पुरानी है, 4700 साल पुरानी, 4700 ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद हमें पता जो है चैप्टर में बताया गया है कि इन नगरों की ख़ास बातें क्या थीं। तो अब कुछ मोटी मोटी विशेषताएं यहाँ हम देख लेते हैं जो कि इस सभ्यता या इन शहरों की थी। तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि ये नगर 2 भागों में बटे हुए थे। अक्सर शहर जो है वो 2 भागों में बटे हुए थे, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें से एक पार्ट को कहा गया है, जो पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो नाम दिया है उसको कहा है दुर्ग, और एक को नाम दिया है निचला शहर।
तो जाहिर सी बात है आज की तरह सारे ह्यूमन जो है पहले इक्वल नहीं माने जाते थे या कुछ स्पेशल चीज़ें उनको दी गई थी। तो दुर्ग में जो है किंग और इस तरह की जो पावर्स थी वो रहती थी, और निचला शहर इसमें लोकल लोग यानी कि आम आदमी रहा करते थे, इसमें आम लोग रहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर एक इसकी ख़ास बात ये है कि इनको चार दीवारी में लपेटा गया था, और इनमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो पकी हुई ईंटें थीं। कैसी ईंटें थीं? पकी हुई ईंटें थीं, जबकि उस ज़माने में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उस ज़माने में ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि ये डेवलप थे। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि अब आप ये देख सकते हैं कि जो पक्की ईंटें थीं इतनी मज़बूत थीं कि आज हज़ारों साल बाद भी ये अस्तित्व में हैं, मौजूद हैं। इससे आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ नगर हैं जो कि दुर्ग वाले हैं, इनमें इमारतें बनाई गई थीं। जैसे कि एक और यहाँ पर शहर है, एक शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी इसी सभ्यता का शहर है, यानी कि इन्हीं लोगों का बनाया हुआ शहर है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कई सारी स्पेशल बिल्डिंग्स मिली हैं, जिसमें एक बताया गया है स्नानागार। स्नानागार यानी कि एक बाथिंग एरिया है, यहाँ पर लोग नहाया करते थे, और यहाँ पर लोग इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रुप में नहाया करते थे, और पब्लिक ये एक प्लेस था, ये कोई अपना पर्सनल नहीं था बल्कि एक पब्लिक प्लेस था। यहाँ पर प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, और इस तरह चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप इसका फ़ोटो अपनी बुक में देख सकते हैं, इसका फ़ोटो यहाँ बुक में अवेलेबल है। इसके अलावा दो शहरों के नाम यहाँ और बताए गए हैं, जिसमें एक है कालीबंगा, और एक शहर का नाम है लोथल। लोथल जो है आज हमारे गुजरात में है, और कालीबंगा आज के राजस्थान में है। ये बुक में यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट मैंने आपको एडिशनली बता दिया है कि कालीबंगा आज राजस्थान में मौजूद है, और लोथल का एरिया आज गुजरात में मौजूद है। तो ये जो दो शहर हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ मिली है, और वो है अग्निकुंड। एक्चुअली यहाँ इंग्लिश का ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर की हैं, तो इन्हें हिंदी में ही एक्सप्लेन करना जो है ज़्यादा इजी है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है, और जो बुक में जो भी टर्म दिया गया हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि यहाँ पर यज्ञ वगैरह किया जाता था, और हम सभी जानते हैं कि यज्ञ जो है क्या होता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे जो कुछ बड़े बड़े शहर थे, इनमें हमें बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह यानी स्टोरेज हाउसेस कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता था, जैसे गेहूँ, चावल या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको स्टोर किया जाता था। अब हम और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है भवन, नाले और सड़कें। तो ये भी हड़प्पा की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जो हम यहाँ विशेषताओं की बात कर रहे थे। उन्हीं विशेषताओं में आगे जो है ये चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ पर जो नगर थे वो आम तौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, यानी जो घर थे यहाँ पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाया करते थे, और सब घरों में अपना एक स्पेशल स्नानागार हुआ करता था, यानी एक बाथिंग एरिया हुआ करता था। इसी तरह इसमें नाले थे, क्योंकि जब घर में बाथरूम होगा तो पानी भी जो है बाहर की तरफ जाएगा, और पानी बाहर जाएगा तो सड़कें गंदी होंगी, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट जो है पानी का होना चाहिए था, जो कि यहाँ अवेलेबल था। यहाँ नाले थे, और वो बहुत इतनी सफाई से बनाए गए थे, इतनी कारीगरी की उसमें दिखाई गई थी कि नाली में हल्की जो है ढलान हुआ करती थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हल्की ढलान होगी तो पानी जो है लुढ़कता हुआ
आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें ढलान हुआ करती थी और जो नाले हैं, नालियाँ हैं, ये आगे चलकर नाले में मिल जाया करते थे। तो एक इसकी ख़ास बात ये हो गई। इसमें और चीज़ें बताई गई हैं कि इनकी देखभाल के लिए जो है मेन होल बनाए गए थे, ताकि उनको टाइम टाइम पर साफ़ करके चीज़ों को क्लियर रखा जाए, जिससे पानी और गंदगी जमा ना हो। इसके फ़ोटोज़ भी आपकी बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 25 पर। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जीवन कैसा था। यहाँ जीवन कैसा था इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर हड़प्पा के जो नगर हैं ये बड़ी हलचल रहा करती थी। यानी यहाँ पर जो है हर कोई अपने काम में बिज़ी रहा करता था। ऐसा हमें कैसे पता लगा? हमें उनके लाइफस्टाइल से पता लगा। जो हमें जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष के आधार पर पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ हलचल रहा करती थी, भीड़ भाड़ रहा करती थी और हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिज़ी रहा करता था। क्योंकि ऐसा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं उस ज़माने की हमारे पास, बट हमारे पास अवशेष हैं जिसके ज़रिए इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है। तो यहाँ पर जो है जो राजा वर्ग था, यानी जो राज करते थे, जिनको पुरोहित भी कहा जाता है, और शायद ये हमारी किताब में मेंशन नहीं है। तो पुरोहित जो हैं ये सड़कें, नाले बनवाने का काम करते थे। यानी हम इसको कह सकते हैं कि निर्माण कार्य जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये करते थे हमारे पुरोहित, यानी वहाँ के राजा महाराजा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि जो भी कीमती चीज़ें हैं, जो धातु है, पत्थर हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों से मंगाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लेवल पर बनाएगा तो विदेशों से मंगाएगा नहीं। तो ये बड़े लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा होगा, इसलिए बाहर से चीज़ें मंगाई गई हैं, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। जैसे यहाँ पर शिल्पकार थे जो मटके, बर्तन वगैरह बनाया करते थे, गले में पहनने की मालाएं बनाते थे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। खिलौने वगैरह भी यहाँ बनाए जाते थे। तो जिस तरह हमारे हड़प्पा की खुदाई होती गई और अलग अलग जो है शहरों में से हमें सोने, चांदी, ये सब चीज़ें मिली हैं। कुछ पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, ये सब चीज़ें मिली हैं। और कुछ हमें औज़ार, हथियार, गहने, बर्तन आदि भी यहाँ पर हमें मिले हैं। तो इनमें दो अहम चीज़ें और मिली हैं। एक मिला है बाट यानी जिससे हम वेट करते हैं, यानी हम जिससे वज़न तौलते हैं, वो मिला है, यानी इनको वज़न तौलना आता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मिले हैं मन के। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो है वो है मुहर यानी एक तरह की ये सील होती है, और इसको हम किसी सामान के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि जिसका ये सामान है वही उसे खोल सके। दूसरा व्यक्ति खोलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि पैक्ड के बाद इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है। इस तरह की कई सारी मुहर जो है हड़प्पा सभ्यता में हमें मिली हैं। अब यहाँ पर एक बात ये बताई गई है कि लगभग 7000 साल पहले जो मेहरगढ़, जिसके बारे में हमने कल बात की थी पिछले चैप्टर में, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी, कपास की खेती। तो इससे जो है हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे कंफर्म होता है कि ये लोग भी कपास की खेती करना जानते थे। कपास की खेती इनको भी आती थी। इससे आगे जो है चैप्टर में बताया गया है कि जो हड़प्पा के लोग थे जो उस समाज में रहा करते थे, वो कच्चा माल यानी कि लकड़ी या धातु या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको
तलाशते थे या उसकी जो है स्टॉक अपने पास जो है उसका रखा करते थे। विदेशों से चीज़ें मंगाई जाती थीं और तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे जो पदार्थ थे वो दूर दूर से मंगाए जाते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का आयात जो है आज के राजस्थान से करते थे। एक चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, यानी जो संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ के लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से मंगाया करते थे, राजस्थान से। और राजस्थान से मंगाने के बाद यहाँ पर और चीज़ें ये बताई गई हैं कि एक दूसरा भी जगह है जो कि ओमान एक देश है, अरब देश है ओमान। दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ की करेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, यानी थर्ड रैंक पे आती है इसकी करेंसी। खैर ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये मैंने एडिशनल आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताई है। तो ओमान से और राजस्थान से यहाँ तांबा आया करता था। और राजस्थान में भी खेतड़ी नाम की एक जगह है जहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में आज भी मिलता है। और इसके अलावा कुछ एक धातु है जो कि टिन कहलाती है। तो टिन जो है हमारी अफ़गानिस्तान और ईरान ये इससे मंगाई जाती है। अफ़गानिस्तान जो है ये हमारा एक पड़ोसी देश है, इंडिया का पड़ोसी देश है। और ईरान जो है ये भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मतलब पड़ोसी से नेक्स्ट है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जो हैं इससे लगते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ बताया गया कुछ नगरों में रहने के लिए भोजन। तो यहाँ के लोग खाना किस तरह खाया करते थे? तो दो चीज़ें, ये लोग अनाज उगाते थे। इनके भोजन की बात कर लेते हैं पहले ज़रा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये यहाँ पर अनाज उगाते थे। और सबसे पहली बात ये समझिए कि कुछ लोग यहाँ नगर में रहते हैं तो कुछ लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में रहते हैं तो ये खेती करेंगे। खेती किस चीज़ की करेंगे? अनाज की, यानी कि अनाज ये खाया करते थे। तो अनाज की खेती होगी और यहाँ पर जानवर को पालेंगे, यानी कि पशुपालन होगा। जानवरों को पालेंगे और जानवरों को खाएंगे भी, और उनके ज़रिए और भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह के यहाँ पौधे हमें अवशेष मिले हैं उससे पता लगा है कि यहाँ पर जो है गेहूँ, जौ, डिफरेंट तरह की दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, इस तरह की जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। ज़मीन को जो जोता जाता है, जब हम खेती करते ज़मीन को जोतते हैं तो उसके लिए हल का प्रयोग किया गया है, जबकि उस ज़माने में हल नहीं हुआ करते थे, ऐसा हमें लगता था, लेकिन हमें हल वहाँ से मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें हल भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो जानवर हमें यहाँ मिले हैं वहाँ कुछ पालतू जानवरों के बारे में भी पता लगता है कि जिस तरह से हमें सांड या भेड़, बकरी जो है इनको यहाँ के लोग पाला करते थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ ऐसे वक्त आया करता था जहाँ पर पानी वगैरह नहीं होता था, तो ये लोग अपने जानवरों को लेकर के दूसरे इलाके में चले जाया करते थे जहाँ पर जानवरों को पानी और चारा मिल जाया करता था। चैप्टर के एंड की तरफ आ गए हैं हम। यहाँ पर एक अलग टॉपिक है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि हड़प्पा जो है उसमें गुजरात में हड़प्पा के कुछ शहर थे, जिसमें सबसे फेमस और जो सबसे बड़ा शहर था वो है लोथल। तो इसको ज़रा डीप स्टडी यहाँ पर, या एक फोकस यहाँ पर इसको दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जो गुजरात है, गुजरात का अगर आपने नक्शा देखा हो तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो किसी जानवर का खुला हुआ मुंह हो।
तो उसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है कच्छ। उसका ये नाम है कच्छ। यहाँ पर काफ़ी दलदली क्षेत्र है आज के टाइम पर। तो कच्छ में कुछ एक धौलावीरा नाम का शहर उस टाइम पर बसा हुआ था। नाम तो खैर ये हमने ही दिया है इसको, लेकिन उस ज़माने में जो शहर था उसको हमने अब ये नाम दिया धौलावीरा। वहाँ ये शहर था और एक शहर लोथल था। तो यहाँ पर साफ़ पानी मिला करता था। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी साफ़ पानी, यानी कि फ्रेश वाटर यहाँ मिला करता था। यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो कई नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धौलावीरा है ये एक अकेला शहर है जो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, पहला राजाओं के लिए, दूसरा आम लोगों के लिए, और तीसरा जो है व्यापारियों के लिए। ऐसा जो है माना जाता है, व्यापारियों के लिए। और यहाँ पर कुछ जो है खुला मैदान था जहाँ पर जो है प्रोग्राम्स हुआ करते थे, सार्वजनिक प्रोग्राम यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। और हड़प्पा जो लिपि है वो बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया था। इन अभिलेखों को जो है लकड़ी में जड़ा गया था, जो कि एक अनोखी बात है। और इसके अलावा गुजरात में एक खंभात की खाड़ी करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक साबरमती नदी है। बता देता हूँ, गुजरात में खंभात, और इस खंभात की खाड़ी के पास है साबरमती नदी। साबरमती नदी, तो इस साबरमती नदी के पास ऐसा स्थान था जो कि काफ़ी मतलब कि उपजाऊ था, और यहीं पर ये लोथल शहर जो है बसा हुआ था। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पानी से सटा हुआ है। तो यहाँ से दूसरे देशों से सामान लाने और ले जाने का काम यहाँ किया जाता था, जिसमें पत्थर, शंख और धातु वगैरह जो महंगी चीज़ें हैं वो उस टाइम पर मंगाई जाती थी। और यहाँ पर भंडार गृह भी पाया गया है और उसमें मोहर वगैरह मिली है, जिससे हमें ये साबित होता है या पता लगता है कि यहाँ से विदेशों से सामान आता था और जाता था। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर होता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ होता था। इसके बाद चैप्टर का जो बिल्कुल ये लास्ट एक टॉपिक आया है, सभ्यता के अंत का रहस्य। यानी कि ये सभ्यता इतनी डेवलप थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो हम इतना पीछे हो गए, फिर से हम जो है गाँव में रहने लगे, शहर हमारे ख़त्म हो गए। तो इसकी जो वजह है यहाँ बताई गई है कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सभ्यता ख़त्म हो गई। तो लगभग 3900 ईयर्स अगो यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा हुआ जिसकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी शहर अचानक ही लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं, और कहीं भी वो जाएंगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई काम आता है, आप यहाँ से कहीं भी चले जाएं, आप उस काम को तो नहीं भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग यहाँ से कहीं और चले गए तो ये इस तरह की गलियाँ, सड़कें, भंडार गृह बनाना कैसे भूल गए। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सारे एक्सपीरियंस लोग मर गए हैं और एकदम से नए लोग आ गए हों। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है क्लियर नहीं होती है। तो कुछ यहाँ पर अलग अलग स्टडीज़ हैं और कहा गया है कि नदियों का जो सूखना था ये एक वजह यहाँ पर बताई गई है कि नदियों के सूखने से पानी की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से लोग यहाँ से जाते गए और धीमे धीमे वो अपनी चीज़ों को भूलते चले गए, जो कि इतना लॉजिकल हमें नहीं लगता है। बट ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ये भी एक रीज़न है, बट इतना लॉजिकल नहीं है, इसलिए मैंने इस पर कट लगाया है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आपदा आ गई थी। आपदा यानी कि कोई ऐसा डिज़ास्टर लाइक भूकंप या बाढ़, इस तरह की कोई चीज़ जो है आ गई थी, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए। और कुछ लोगों का कहना है कि इनके ऊपर जो है दूसरी किसी जाति का आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग जो है मर गए, और उसके बाद यहाँ पर नए लोग आ गए और उनको इनके जैसा काम नहीं आता था। तो ये लॉजिक जो है
आपदा का ये सबसे जो है अब हाईएस्ट इसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। और दूसरा एक इशू, ये जो आक्रमण वाला लॉजिक है, ये भी काफ़ी इतिहासकार इसको सही मानते हैं। यहाँ हम अपने चैप्टर को एंड करेंगे। हम आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।